Hello everyone, this is Suraj Jha. I welcome you, every one of you, into the Sandhan and Shuhal IS. Okay, so today we will discuss the Ghatna Chakra part of chemistry. We have recently covered chemistry foundation in just 3 to 4 lectures, and now we are here. We are actually bringing the entire chemistry Ghatna Chakra in just 2 videos, right? Most probably मैं कोशिश करूँगा इसको कि 3 घंटे के आसपास में कवर करवा दूँ, ठीक है। आज 1.5 घंटे और 1.5 घंटे कल, ठीक है। तो 3 घंटे में पूरा का पूरा केमिस्ट्री घटना चक्र विल बी कवर्ड, राइट एवरीवन। एंड प्लीज़ नोट दैट द फैक्ट एंड द कॉन्सेप्ट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फाउंडेशन लेक्चर्स विल नॉट बी कवर्ड हियर, ठीक है। रिमेंबर दैट, ओके। चलो करते हैं कवर, ठीक है। सही है। कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं वो तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर। रिमेंबर दिस, ओके। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ही मास नंबर बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यू नो दैट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स क्यों? बिकॉज द एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इसीलिए एटम क्या आपस में एक न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? नेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? नेटिव एलिमेंट्स होता है कि जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं उसको बोलते हैं नेटिव एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन है, O2 हो गए, है ना, N2 हो गए। मतलब जो सिंगल है, नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन के एलिमेंट है ना, और कोई नहीं। दैट इज कॉल्ड नेटिव एलिमेंट, ओके। उसके बाद पाई मिसोन के बारे में कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। पाई मिसोन के बारे में बेसिकली क्या बताया था, छोटा मोटा बता देता हूँ। पाई मिसोन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो एक बेसिकली क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसका जो डिस्कवरी किया था ये पावेल ने किया था, ऐसे याद रखो, सेसिल पावेल ने किया था पाई मिसोन की डिस्कवरी, ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है कि पार्टिकल जो कि एटम से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित किया था क्योंकि बाद में पता चला ये सब चीज़ें, है ना। तो उन्होंने कहा था ना कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है ना, वो नहीं है, वो सबसे छोटे हैं। लेकिन भाई इन सब की डिस्कवरी हुई तो पता चला ना कि अभी भी एटम्स डिस्ट्रक्टिबल है, समझे, नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? देखो सिंपल, आपको मैंने शायद पढ़ाया था कि इस हाइड्रोजन के जो दूसरे आइसोटोप है ना, H12, जिसका मास है 2 और एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको या तो D बोल लीजिए या तो H12 बोल लीजिए। तो इसमें H12 हो गया तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 2 - 1, 1 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन है, वही उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इट कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का बेसिकली एक हैवी आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, है ना। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है ना, तो उसका ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, प्रोटियम बताया था ना। पहला प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, बताया था ना, 3 आइसोटोप। तो ये उसका एक आइसोटोप है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो, पोजिस्ट्रॉन आपका एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो AK का मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पोजिस्ट्रॉन को बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एंटी इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज क्या होगा? +E, मतलब पॉजिटिव में चार्ज होगा, है ना, +1E। और इलेक्ट्रॉन होता है तो -1E, ठीक है। तो पोजिस्ट्रॉन होता है, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या एंटी मैटर भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है ना। इसका सेम मास होगा जो इलेक्ट्रॉन की मास होती है,
ठीक है, बस चार्ज अपोजिट होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका जो स्पिनिंग होगा, स्पिन जो करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के हाफ स्पिन करता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्क। क्वार्क इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दोगे ना, तो इसी से बनता है तो आपका क्वार्क। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वार्क, बहुत सारे क्वार्क्स मिल जाए आपस में ना, तो उससे बनता है हेड्रॉन्स। क्या बनता है? हेड्रॉन्स। नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ क्वार्क्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और सिर्फ न्यूट्रॉन। देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। समझ में आ रहा है इतना चीज़, हाँ या नहीं? तो रिमेंबर दिस, ये क्वार्क इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, और कोई भी मैटर का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये, ठीक है। अब बहुत सारे क्वार्क मिल जाए तो हेड्रॉन बनते हैं। क्वार्क बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। लिखा भी है ना, 3 क्वार्क बराबर होता है 1 प्रोटॉन, है ना। और ये एग्जिस्ट फ्रीली तो करता नहीं है, ठीक है। चलो, पाई मिशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ मैं आपको। ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से ही बनता है। ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा भारी होता है पाई मिशन, ठीक है, बट लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल से ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब एक होता है फोनोन। क्या होता है? फोनोन। आपने पढ़ा है ये, जैसे फोटोन आपको पढ़ाया था ना, कि जो लाइट है उसकी जो एक स्मॉल बंडल पैकेट होती है एनर्जी की, उसको बोलते हैं फोटोन, है ना। तो उसी तरह क्या है कि ये साउंड वेव का मतलब जैसे कि कोई वाइब्रेशन एनर्जी है ना, वाइब्रेशन एनर्जी का एक टीनी पैकेट्स होता है, टाइनी पॉकेट्स होता है, ठीक है, पॉकेट्स या पैकेट्स जो भी आप लीजिए, जो कि मूव करता है, समझ रहे हो। तो एक टाइप की एनर्जी होती है, अ क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इन द सॉलिड। ये सॉलिड में ही होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो जब कोई एटम किसी भी सॉलिड में वाइब्रेट करता है ना, सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, तो जब कोई भी आइटम्स जो हैं सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं ना, तो एक वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल्स को मूव करवाने का काम करता है। एक एटम से दूसरे एटम में वाइब्रेशन पहुंचता है, और इसी मूवमेंट की वजह से ना वेव क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वेव क्रिएट होता है। और इसी क्वांटम फिजिक्स में इसी वेव को कहा जाता है फोनोन। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना, वही एटम्स, है ना, तो वो वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करते रहता है। तो जब वो वाइब्रेट करता है ना, तो वाइब्रेशन एक एटम से दूसरे एटम में वो पास होता है वाइब्रेशन, है ना। और जिसके वजह से क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वेव क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी वेव को हम क्वांटम फिजिक्स में फोनोन बोलते हैं। इससे ईजीएस्ट क्या ही हो सकता है, आई डोंट नो, बट आपको समझ में आ गया फोनोन क्या है। ये एक तरह का एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो सॉलिड में फ्लो करता है। हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड्स पार्टिकल्स भी करते हैं, ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी, इसका जो डिस्कवरी हुआ था, सर्न लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जेनेवा में है। यहीं एक लैब है, यहीं पे इसकी डिस्कवरी हुई थी हिग्स बोसॉन की। गॉड्स पार्टिकल्स है, ठीक है। पीटर हिग्स, फ्रांसिस एल्बर्ट, इन दोनों को नोबेल भी मिला था 2013 में इस चीज़ के लिए, इस गॉड पार्टिकल्स को खोजने के लिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई। नेक्स्ट, गॉड्स पार्टिकल्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। मतलब जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स गेटिंग ना, जैसे फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क हो गया, पाई मिशन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इवन हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन जो है, इसका जो मास है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है भाई, ये सबसे ज़्यादा भारी होता है हिग्स बोसॉन, अगर ऑर्डर में देखोगे तो। फोटोन सबसे मासलेस होता है, इज ऑलवेज कम फर्स्ट। फोटोन सबसे हल्का होता है ना। इलेक्ट्रॉन भी है, वैसे कंसिडर किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट स्टेबल है, लेकिन फोटोन में कोई ऐसा सच वो नहीं होता, ठीक है, तो वो मासलेस होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो,
तो टिल डेट गॉड्स पार्टिकल दैट इज हिग्स बोसॉन इज द हैवीएस्ट नॉन, रिमेंबर दिस, हिग्स बोसॉन टिल डेट इज द हैवीएस्ट नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। याद रहेगा, बोलो हाँ या नहीं। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था, हीलियम पार्टिकल्स को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इसके मास होते हैं, है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन, जो 2 प्रोटॉन कह लो, न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं, 2 न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 2, तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, है ना, याद रखना। तो हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अल्फा डिके। तो रिमेंबर दैट कि अल्फा डिके जब होता है ना, इवन अल्फा पार्टिकल्स को ही बोलते हैं क्या, आपका हीलियम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है। ये भी एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही है, बहुत स्मॉल मास होता है इसके पास, कोई चार्ज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूट्रिनो, जिस तरह न्यूट्रॉन है ना उसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, तो उसी तरह न्यूट्रिनो के पास भी कोई चार्ज नहीं होता। यूनिवर्स में बहुत बड़ी मात्रा में है ना, मोस्ट एबंडेंट इन द यूनिवर्स न्यूट्रिनो, है ना, वेरी स्मॉल मास। चलो ये मैंने आपको बता दिया था, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। अच्छा, ट्राइटेनियम जो है ना ये अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ना, याद रखना इसको। फिर अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया, हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज में होता है ये। और बीटा पार्टिकल्स निगेटिव होता है, रिमेंबर दैट, बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसका वेट इलेक्ट्रॉन से कम होता है, इसका वेट इलेक्ट्रॉन से कम होता है। और ये याद रखना, ट्राइटेनियम जो तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसका मास 3 होता है, इसका मास 2 है, इसका मास 1 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो माइनस कर दो, 2 - 1, 3 - 1 है, तो 2 न्यूट्रॉन। प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है ना। तीसरा जो है ट्राइटियम, ये आपका रेडियो एक्टिव है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे नहीं है, सॉरी, गामा रेज है ना, गामा रेज, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये न्यूट्रल होता है, जैसे मैंने बताया कि अल्फा में पॉजिटिव चार्ज, बीटा में नेगेटिव चार्ज, गामा में कोई चार्ज नहीं है भाई, ये न्यूट्रल है। और इसकी वेलोसिटी वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके पास पेनिट्रेशन पावर देखो तो पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, ठीक है। तो वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर होता है ना। तो और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, जैसे कि अल्फा बीटा हो जाता है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको फाउंडेशन में, याद है ना। चलो, मास नंबर क्या होता है पढ़ा दिया हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास नंबर, ठीक है। अब एक है कि प्रोटोनियम, प्रोटोनियम क्या होता है, प्लूटोनियम, सॉरी, प्लूटोनियम क्या होता है, ये देखो, अगर इस तरह से कुछ भी लिखा आ जाए, पूछे न्यूट्रॉन कितना, कुछ नहीं करना, इसमें इसको माइनस कर दो, ठीक है। 242 - 94 करोगे तो वही न्यूट्रॉन होगा। और प्लूटोनियम 94 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो एटॉमिक नंबर जितने उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और इसका मास नंबर कितना, 242, याद रखिएगा, ठीक है। प्लूटोनियम का Pu होता है, ये रिमेंबर रखिएगा। फिर एक है आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप, क्या लिखा है देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉनिक ग्रुप का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ऐसे ग्रुप जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं आइसो। और ये बहुत ईजी है निकालना, अ वेरी सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन, ये तो होंगे ही। जैसे मैं आपको कहूँ, कार्बन आप 14 वाले ले लो, नाइट्रोजन 15 वाले ले लो, या ऑक्सीजन 16 वाले ले लो, है ना, 7, 8, 9। अब आप माइनस करोगे, 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 7, सब जगह न्यूट्रॉन 7। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप हो गए, समझ में आया। चलो, अब हमारे पास है क्या है बताओ, जाइजर काउंटर, जाइजर या जीजर काउंटर है। इससे क्या करते हैं, इससे रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं। रिमेंबर दिस, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जाइजर या जीजर काउंटर का यूज़ करते हैं। इसको डिस्कवर किया था भाई जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, बैकरल साहब ने। और इवन रेडियो एक्टिविटी के ऐसे यूनिट भी यही होता है, बैकरल ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलो, अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये सब बता चुका हूँ, आयनाइजिंग पावर क्या होता है, नहीं होता है ना।
सिंपल है कि आयनाइजिंग पावर आपको अगर देखना है तो बेसिकली आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ आयनाइज कब होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आयनाइज। अब जितनी मान के चलो जितनी आसानी से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को ड्राइव आउट करने में, ड्राइव आउट निकालने में जितनी आसानी होगी, है ना, उसकी आयनाइजिंग पावर उतनी सिंपल होंगी, समझे। तो आयनाइजिंग पावर जो है ना सबसे ज़्यादा किसकी होती है। अब देखो गामा की कम क्यों हो, क्योंकि इसके पास भाई कुछ है ही नहीं चार्ज, बात समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम हो गई ना। अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल, देन गामा पार्टिकल्स। बेसिकली आयनाइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एनी रेडिएशन टू आयनाइज द एटम। आयनाइज का मतलब क्या होता है कि भाई यू जस्ट नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती हैं, फिर बीटा, फिर गामा। याद भी रखना है तो ये याद रखो, इसके पास कोई चार्ज है नहीं तो ये क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होगी। अगर इसकी सबसे कम है तो ऑर्डर अल्फा बीटा गामा में अल्फा की ज़्यादा, फिर बीटा, फिर गामा, नंबर, ठीक है। बोलो हाँ या नहीं, हेलो, समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं। नेक्स्ट वेलोसिटी एंड पेनिट्रेशन, वही है यार, अभी पेनिट्रेशन पावर मैंने आपको समझाया था ना कि पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है। तो पेनिट्रेशन पावर है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, कोई दिक्कत। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ये याद रख लेना। सब में इसमें न्यूट्रॉन कितना है, माइनस करोगे तो 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। बी ऑनलाइन, एक सेकेंड में थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड, किसी को थोड़ा रिप्लाई दे दूँ, थोड़ा अर्जेंसी है। चलो नेक्स्ट, वही टॉपिक हो गया ना आपका क्या। चलो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बहुत सिंपल है यार। देखो कोई भी चेंजेस में अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और वो अब इरिविजिबल है, मतलब अब वापस से वो नहीं बना सकते जो शुरुआत में था, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और अगर कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, और वो रिवर्सिबल भी है, तो वो फिजिकल चेंज हो गए। जैसे अब आइस मेल्ट किया, अब आइस था वो मेल्ट करके पानी बन गया, तो क्या पानी को फिर नहीं बना सकते आप, आइस बना सकते हो ना, रिवर्सिबल है ना वो, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज हो गया। कोई नया चीज़ कहाँ बना, वाटर वेपराइज हो रहा है, उसको फिर कंडेंस करके वाटर बना लो, रिवर्सिबल है सब, तो फिजिकल चेंज। अब मान के चलो आपने खाना, जैसे डाइजेशन है भाई, खाना आपने सेब खाई, सेब पेट में गया, डाइजेशन हुआ, क्या आप उसको वापस से बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो वो केमिकल चेंज हुआ। अब ब्लीचिंग हो रहा है स्टेन का, या फूड कुकिंग हो रहा है, या कर्ड बन रहा है, या ग्रेप्स की फर्मेंटेशन हो रहा है, क्या आप वापस से ग्रेप्स ला सकते हो, ये बताओ, नहीं ला सकते, तो वो केमिकल चेंज हुआ। सिंपल यही देख लो, कुछ नहीं करना, बेसिकली ये देख लो कि जो चीज़ हुआ है क्या वापस उसको वही चीज़ लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है ना। जैसे पेपर है, पेपर को आप काट दो, पेपर को कट कर दो, तो भी वो पेपर ही रहेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, दोबारा पेपर बना सकते हैं। लेकिन पेपर को जला दो, ऐश बन गया ना, राख हो गया, अब वापस उसको पेपर नहीं बना सकते आप, तो वो केमिकल चेंज हो गया। तो कटिंग पेपर फिजिकल, बर्निंग पेपर क्या हो जाएगा, केमिकल, सिंपल। केमिकल रिएक्शन फास्टर एट हायर टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे, बिकॉज द मॉलिक्यूल मोशंस मोर रैपिड, ये सिंपल है, इतना पता है आपको। पैस्चराइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया हूँ, तो 2 तरह के पैस्चराइजेशन होते हैं, मैंने समझाया। इससे मिल्क को ना स्टरलाइज कर देते हैं, सिंपल है। फॉस्फेट टेस्ट है ना, फॉस्फेटेज टेस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। याद रख लेना, ये जो फॉस्फेटेज टेस्ट है ना, इसका यूज़ हम लोग करते हैं डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क वगैरह सबको एनालिसिस करने में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ALP का कंटेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम एल्कामाइन फॉस्फेटेज।
ये क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो कि रॉ मिल्क जो गाय से या भैंस से निकला है उसमें प्रेजेंट होता है ना, समझ में आ रहा है। चलो, और ये होता है इनएक्टिवेटेड इन द कंडीशन ऑफ हीट, और ये अगर एक्टिवेटेड हैं तो दिस मीन्स प्रॉब्लम। एंजाइम ALP के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानो, ठीक है। क्या है ये, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द, इवन ALP एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं ना एल्कानाइन फॉस्फेटेज, ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का देखो, सॉल्यूट का मतलब पता है ना, और सॉल्वेंट का मतलब पता है ना, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट जिसका कम होता है। जैसे मान लो 1 लीटर पानी में आपने 50 ग्राम चीनी मिलाई, तो ये 50 ग्राम मिलाई तो ये हो गया सॉल्यूट, क्योंकि ये कम मात्रा में है। एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉल्वेंट कौन है, पानी, वो ज़्यादा मात्रा में, दोनों को मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना चीनी प्रेजेंट है इन यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। समझ आ रहा है ये चीज, ओके। चलो नेक्स्ट, अब क्या पढ़ाना है हमें बताइए, फिजिकल केमिकल चेंज। अच्छा, एक चीज़ मुझे को बताना है आपको कि जैसे मैं कहूँ मेल्टिंग है ना, कैसे बोलूँ इसको यार, रुको रुको, कैंडल है ना, कैंडल को आप मेल्ट करवा रहे हो, तो मेल्ट करके फिर भी वो वैक्स ही रहेगा, फिर से कैंडल बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपने कैंडल को बर्न किया, कैंडल को आपने बर्न किया, तो यहां पे बेसिकली ये है केमिकल चेंज, समझे। तो मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन बर्निंग अगर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप बर्न करते हो ना तो कुछ चीज़ें जलती भी हैं, कुछ चीज़ें नीचे भी आके मेल्ट होती हैं, तो एक साथ दोनों हो रहा होता है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज, प्रिसाइजली केमिकल चेंज। अगर दोनों मेंशन्ड है बर्निंग वाले में तो वही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बिकॉज देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, है ना, मेल्टिंग करने में, तो उसके वजह से ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं मेथनॉल, ये बहुत खतरनाक होता है। व्हेन एडेड टू वाटर इट डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब भी मिथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दिया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। घटना का मतलब समझ रहे हो यार, देखो मान के चलो कि अभी बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घटना का मतलब है कि ये कम हो जाएगा, लेट से 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड घटना बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो ये समझो, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें अगर मान के चलो मिथाइल अल्कोहल आप मिला दोगे, है ना, तो इससे क्या हो गया, ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो गया, क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होती है। तो ये मिलाने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पूरे मिक्सर का वो कम हो जाता है, और प्रिसाइजली 60 से 65 के बीच आ जाती है, 65 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाएगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल जो है ना वो वीक हो जाता है, इवन उसके बाद वेपराइजेशन ईजियर हो जाता है। तो इतना ये याद रखो कि ये सब मिलाने से, अल्कोहल वगैरह सब मिलाने से उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, बस इतना याद रखिए। इससे ज़्यादा एज सच आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और ये सॉल्यूशन जो कहीं ना कहीं होमोजीनियस है, पूरी अच्छे तरीके से मिल जाती है। इवन वाटर इज नॉट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बड़ी, बताया था ना आपको। चलो नेक्स्ट, अब सॉल्ट आपने प्योर वाटर में डाल दी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों, सोचो ना कि सॉल्ट को पिघलाने के लिए आपको मैंने बताया था ना, कितना बताया था, लगभग 750 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, 700-800 डिग्री, तब सॉल्ट पिघलता है, समझ रहे हो, मेल्ट होता है। लेकिन सोचो सॉल्ट मिला दिए प्योर वाटर, अब इसको बॉयल करोगे तो भाई बढ़ जाएगी ना यार। लेकिन यही अल्कोहल मिला दिए, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है,
तो इसलिए घट जाएगी। लेकिन सॉल्ट की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है भाई, ये मिला दिए तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, समझ लो। वैसे फ्रीज कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर, प्योर वाटर फ्रीज कितने होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन सॉल्ट मिला दो, अब आप उसको फ्रीज करो तो वो कितने डिग्री में फ्रीज हो जाएगी? -2 डिग्री सेल्सियस पे या -3 डिग्री सेल्सियस पे, इतने फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी डिक्रीज हो जाती है फ्रीजिंग। डिक्रीज का मतलब तो 0 से उधर चले जाना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आपको, रिमेंबर दिस। $100 ग्राम आपने शुगर ली, ठीक है, 100 ग्राम आपने शुगर ली मान के चलो, और ½ लीटर ऑफ वाटर ली। अब इसको मिला दी तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज। आप समझो ऐसा क्यों? आपने ये पानी लेना, तो हम जानते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, इसके अंदर स्पेस होते हैं, है ना। वाटर के अंदर क्या होते हैं? स्पेस होते हैं, ठीक है। और इस स्पेस में एयर भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एयर। इसीलिए मछली पानी में सांस लेती है। इसमें होता है ऑक्सीजन, एयर वेयर होती हैं इसके मॉलिक्यूल के बीच में। तो अब जैसे आपने यहाँ पे चीनी ऐड किया ना, तो चीनी क्या करेगा? इसी जहाँ पे जिस स्पेस में एयर है ना, इसको फिल करना स्टार्ट कर देगा और एयर बाहर निकलेगा। तो जितना एयर बाहर निकलेगा उतना ही चीनी उसके अंदर जाएगा। तो नेट जो डेविएशन होगा, नेट जो चेंजेस होगा ना वेट का, वो वही रहेगा। 500 ग्राम से ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 ग्राम चीनी मिलाया तो 550 ग्राम होगा, नहीं, वो 500 ग्राम ही नेट वेट रहेगा। वॉल्यूम चेंज वेंज नहीं होता क्योंकि उसी स्पेस में वो घुसा है। तो याद रखना इसको, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्ट व्हेन एडेड टू ककम्बर, वाटर कम्स आउट ड्यू टू द ऑस्मोसिस। सिंपल है, मैंने क्या बताया था? ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन मूव करना। तो जैसे आपने ककम्बर पे मान के चलो आपने वो डाल दी, क्या कहते हो, नमक डाल दी, तो बाहर क्या हो गया? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और अंदर क्या है? कंसंट्रेशन कम है सॉल्ट, तो वो बाहर आना स्टार्ट हो गया। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बताओ, ये समझ में आया? मैंने क्या बताया? ककम्बर है ना, ये ऑस्मोसिस के वजह से होता है। ककम्बर का जो सेल है उसके अंदर पानी होता है ना, ये तो आपको पता है। अब मान के चलो उसके ऊपर आपने सॉल्ट को ना स्प्रिंकल किया, तो सॉल्ट के जो हाई कंसंट्रेशन अब बाहर है, समझ रहे हो? हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट के बाहर है और अंदर क्या है? कम है। तो वाटर क्या होगा? वो नेचुरली मूव करेगा फ्रॉम लो सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द ककम्बर, समझ रहे हो, टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड द ककम्बर। तो वाटर कम्स फ्रॉम द ककम्बर, दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारे सेपरेशंस के टेक्निक है ना। तो ये सेपरेट क्या है? अलग अलग कलर मिक्सर को, है ना, एडवांस यूज तरीके से। जैसे मान के चलो पेपर ले लो, तो पेपर पे क्या है? क्रोमेटो कि पेपर पे आप मान के चलो 2-3 कलर मिक्स्ड है आपस में, आपको रेड ब्लू मिक्स है, आपको अलग करना है। तो क्या करना है आपको? बस कुछ नहीं करना है, इस पेपर पे लेना है ना, उस पेपर पे इस कलर को डाल देना है। तो जिस पेपर की जो जितनी भी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम होगा, वो अपने हिसाब से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर ऑफ एडवांस यूज़, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। और ये क्या है कि मान के लो कॉपर में अगर जंग लगेगा, रस्टिंग हुआ, तो उसका कलर क्या होगा? ग्रीन। सिल्वर में लगेगा तो ब्लैक दिखेगा, आयरन में लगेगा तो ब्राउन दिखेगा। सिंपल है सब, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आयनिक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें आपको पता है ना पीरियड और ग्रुप किसको बोलते हैं? एक बार ना मुझे रुको वो निकालने दो, आपके लिए वो निकाल दूंगा ना तो ज़्यादा बेटर होगा। पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तब समझाऊंगा ना। पीरियोडिक
टेबल फिगर ऐसे होता है ना, आ जाएगा। 2 सेकंड रुक जाइए, बन रहा है। ना 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 ना, क्या कह रहा है? लॉगिन करना पड़ेगा। अरे यार यही तो दिक्कत है यार, लॉगिन करना इशू है। नो 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 नो, क्या करें? छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास गूगल भी होगा ना। यहाँ करते हैं पीरियोडिक टेबल। ये रहा इमेज, ये रहा हमारे पास, ये रहा, बहुत सुंदर। चलो इसको इधर कर सकते हैं क्या? वेरी गुड, कर सकते हैं क्या? इधर आ जा भैया, नहीं होगा ना, बड़ा बदतमीज है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? इसको भी ऐसे रहने देते हैं, कट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इससे हट जाएगा। ये बदमाशी कर रहा है, रुको मैं समझाता हूँ। देखो 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 देखो, चलो मैं एक बार ना फिगर समझा देता हूँ आपको। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, किधर गए भैया? इधर था ना, हाँ ये रहा, भी पीरियोडिक टेबल। देखो एक चीज़ को समझना, इस पे लिख नहीं सकते क्या? ठहरो, ऐसे नहीं होगा। हाँ आप समझ में आया। आप समझ में आ गया। मैंने कॉपी कर ली, अब मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। देखे, हो गया ना? इसको बोलते हैं बुद्धि। इसको अब बुद्धि से मुझे समझाना है आपको, ठीक है? चलो चलो, बहुत सुंदर मुन्ना, बहुत सुंदर। देखो टोटल ना 7, अरे यार अब इस पे लिखाएगा नहीं क्या? अच्छा हाँ बहुत अच्छा। हाँ देखो, एक 1 2 3, बड़ा बदतमीज इंसान है ये। देखो एक हाँ ठहरो एक सेकंड, रेड वाला लेने दो। हाँ ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ क्या है? पीरियड है। क्या है? पीरियड, ठीक है? और 1 2, उसके बाद 3 4, यहाँ से चलेगा 18 है टोटल, है ना? है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 18, तो 18 ग्रुप्स हैं। समझ में आ रहा है? एक ग्रुप, 2 ग्रुप, है ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 18 तक है। समझ में आ रहा है? ये मिटा देता हूँ, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हमको समय दीजिए आप, एक बार मैं समझा दूंगा ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, वरना रट्टे हो गया आप, ठीक है? देखो तो पहला इसने बोला है कि हे भगवान, एटॉमिक जो साइज है ना वो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मतलब क्या? इधर से उधर जब जाएंगे, समझ में आ रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ग्रुप जो है वो है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, पीरियड में, और ग्रुप में इंक्रीज करता है। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये पहला पीरियड है, ठीक है? पहले पीरियड में कौन है? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है ना?
तो इसके लिए एक ही सेल आएगा, सिर्फ K वाला, क्योंकि इसमें 2 मैक्सिमम आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, हीलियम में 2 है तो 2 मैक्सिमम आ जाएंगे, तो 1 सेल। अब दूसरे पीरियड के लिए जाओगे तो इसमें 2 सेल आएंगे, तो मैक्सिमम कितना है, 10 है ना। देखो 10 के लिए क्या होता है, पहले में 2 आता है, दूसरे में मैक्सिमम कितना आता है 8। तो दूसरे पीरियड के लिए 2 सेल, उसी तरह तीसरे पीरियड में 3 सेल, चौथे पीरियड में 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, ऐसे सेल, नंबर ऑफ सेल। पीरियड अगर 1 है तो उसमें 1 नंबर ऑफ सेल है, पीरियड 2 है तो 2 नंबर ऑफ सेल, 3 है 3 नंबर ऑफ सेल, 4 है तो 4। मतलब चाहे बेरिलियम हो, समझ रहे हो, या बोरॉन हो या नियोन हो, सब में नंबर ऑफ सेल 2 ही है। तो नंबर ऑफ सेल 2 मैक्सिमम ही है। तो अब आप समझना कि एटॉमिक साइज पूछ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है, एक ही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप आगे जाओगे, जैसे मान के चलो आप एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का ले लो, ठीक है, और बोरॉन का ले, ठीक है। तो बोरॉन का क्या है, अब मुझे ना ये लेने दो, बोरॉन का क्या है, 5 है तो 2 3 हो गए, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन 3 हो गए इसके। और अगर ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन कितना 8 है तो इसके होंगे 2 6, तो बाहर में ऑक्सीजन कितने हो गए 6। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो जब बाहर में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। तो जब न्यूक्लियस की तरफ मतलब यहाँ फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो साइज होगा ना वो धीरे धीरे श्रिंक करेगा। तो इसीलिए पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात, सेल एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, जिसके वजह से उसका साइज हुआ श्रिंक होगा। इसीलिए एटॉमिक साइज जो होता है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में इंक्रीज कैसे होता है। देखो आप ऊपर से और नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन में देखोगे 1 सेल है, लिथियम में 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 6 सेल है। तो जैसे ऊपर से नीचे आओगे ना आप, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो कितना बड़ा रेडियस होते जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती हैं। बताओ समझ में आया है नहीं? हाँ जी बताइए, समझ में आ रहा है? अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा क्या है, आयनिक पोटेंशियल। अभी जस्ट बताया था आपको आयनिक पोटेंशियल के बारे में, क्या बताया था बताइए? कुछ नहीं है, आपने एटॉमिक साइज देख ली। अब अगर आपको एटॉमिक साइज की कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आयनिक पोटेंशियल की भी साइज सेम हो गया। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है कि आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है Z/R, और यू नो व्हाट इज Z? चार्ज, एटॉमिक नंबर जो भी है Z, और एटॉमिक रेडियस नीचे R, इसी को बोलते हैं आपको आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ रहा है? टेक्निकली चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो आयनिक पोटेंशियल घटेगा। तो अगर इसमें सबसे कम है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, सिंपल। यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज होगा, सो सिंपल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बस अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का देखो, मैंने ये पहले भी बता चुका है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। पॉजिटिविटी क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो जब डोनेट किए तो आप पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, है ना भाई। अब सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 1 कन्फिग्रेशन होता है। तो एक ये डोनेट कर देता है, क्योंकि 7 तो ये ले नहीं पाएगा। तो जैसे इसने एक डोनेट कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई ठहर जा सूरज, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉट इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेकिन क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑलमोस्ट जितने भी नॉन मेटल है वो सारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना, बेसिकली ये आपका पीरियड के दौरान इंक्रीज होता है। मतलब आप इधर से इधर जाओगे ना, क्या है, अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, क्योंकि इधर जब जाओगे ना आप, अरे भाई एक सेकंड रह, इधर आपको मिलेगा मेटल, ये अल्काली मेटल है, अल्काली अर्थ मेटल। तो जब इधर और इधर की जैसे जब साइड जाते जाओगे तो यहाँ मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जाओगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा,
डिक्रीज करेगा। ये ट्रेंड है इनकी बात, इसको समझ में याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, क्योंकि नीचे मेटल आपको मिलेगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। देखो मेल्टिंग पॉइंट पता चलता है कि वो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एटम एक दूसरे से कंबाइंड है। मेल्टिंग पॉइंट यही होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का एज सच कोई ऑर्डर है नहीं, सच बताऊं तो। पीरियड में क्या होता है कि पहले मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पहले यहाँ पे मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल है तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, यहाँ नॉन मेटल है तो यहाँ कम हो जाता है। तो वही पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, एज सच कोई ऑर्डर है नहीं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं, सोडियम से देखोगे, सोडियम यहाँ अगर तीसरे ग्रुप को पकड़ो तो सोडियम से ले करके सिलिकॉन तक, यहाँ तक इंक्रीज करता है। 4 है ना, 14 होता है, 2 8 4, यहाँ तक इंक्रीज करता है। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है नॉन मेटल। समझ आ रहा है? तो ऐसे वेरी होता है, एज सच कोई ऑर्डर है नहीं। इलेक्ट्रो एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, ये रिमेंबर दैट, है ना। और इलेक्ट्रो एफिनिटी जो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, वो इंक्रीज करता है, ऑन डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करता है। अब कहोगे ऐसा क्यों? सिंपल है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। एक बार बताओ, इधर आपको मैंने बताया इधर मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, और इधर कौन है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो जैसे आप इधर से इधर जाओगे ना तो खींचने वाले की संख्या बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर से इधर बढ़ेगी, और अगर इधर से इधर बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। सो सिंपल। समझ में आया? अब इससे ज़्यादा सिंपल आई कांट एक्सप्लेन इट हियर, राइट एवरीवन। चलो इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। चलो ये सब आपको मैंने समझा दी। एंड नाउ वी हैव एलिमेंट फाउंड सॉइल के लेयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सॉइल के लेयर में, रिमेंबर दैट 46.5% के आसपास। फिर सिलिकॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड फिर एल्युमिनियम, तब आयरन, देन कैल्शियम। तो याद रखना OSALFE, ठीक है, ठीक है ना। पहले ऑक्सीजन तब सिलिकॉन, है ना, OC अल्फी, ये रिमेंबर दैट, ओके। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है सॉइल के लेयर में, फिर सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन है, याद रखना है, फिर एल्युमिनियम, देन। और अब एल्युमिनियम के बारे में भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो होता है एल्युमिनियम होता है नेचुरली। मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स क्या है? हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। बहुत प्रेजेंट है, हर चीज़ में प्रेजेंट है, बॉडी में भी बना है, हाइड्रोकार्बन है, सन में भी है, स्टार में भी, कहाँ नहीं है। अच्छा ये ना इस बार पूछा गया था, है ना, टेक्टिनेक्टियम ऐसे कुछ है ना, टेक्नेक्टियम, ये फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, मतलब एलिमेंट है। इसको TC से सिंबलाइज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 43 है ना, याद रखिएगा। टेक्नीटियम TC, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड जो एलिमेंट है वही है TC यानी टेक्नीटियम, रिमेंबर दिस। चलो मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बता चुका हूँ ऑलरेडी ये सब, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होता है? मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द हाई टेम्परेचर बाय रिडक्शन ऑफ ओर। और रिडक्शन क्या क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। हाई टेम्परेचर देके उसको पिघलाओगे तो अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें सेपरेट होंगी, वहाँ पे उसके रिएक्शन को बढ़ाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, हेयर मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज स्टेट, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट अबाउट द कन्फिग्रेशन एंड इट्स अदर फीचर्स। मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बता दिए हैं, कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं ये बता दिए हैं, उसके बेसिस पे मेटल, नॉन मेटल, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब मैंने आपको बता दी है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट हियर। पैरामैग्नेटिज्म भी बता दी है कि एज सच
उसमें मैग्नेटिज्म का कोई फीचर्स नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे थोड़ा बहुत तो बिहेव करता है, फिर जैसे वो हटा लो उसको तो फिर मैग्नेटिज्म वाली जो खासियत है उसमें चली जाती है, नहीं रहती। अकर्स इन मटेरियल्स विद द अनपेयर, अब ये उसी में होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोई एलिमेंट या ऐसे कोई मटेरियल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पैरामैग्नेटिज्म की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन क्रिएट टाइनी मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली ज़्यादा नहीं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब के सब जो है पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। रिमेंबर दिस, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ऑक्सीजन 8, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब याद रखना। Among all natural materials, diamond is the hardest and among metal tungsten। अब ये याद रखना, ये इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन अगर आपको पूछे मेटेरियल्स, यहाँ मेटेरियल्स का मतलब होता है ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है। तो नेचुरल मेटल में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट है वो डायमंड है, कार्बन है। डायमंड कभी ना रहे तो कार्बन लिखा है तो कार्बन बता देना, बोल देना ऑप्शन में कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन के ही एलोट्रोप है, सॉरी, ठीक है, इज़ द हार्डेस्ट। लेकिन मेटल में पूछे तो टंगस्टन है, रिमेंबर दिस, ओके। अब हमको ना इसको हटाना पड़ेगा, हटो भैया, हट जाओ तुम यार, लो चलो नेक्स्ट। सबसे हैवीएस्ट कौन है? एटॉमिक्स मास के हिसाब से देखोगे तो यूरेनियम 238 होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब एटॉमिक मास के हिसाब से देखोगे तो यूरेनियम 238 इज द हैवीएस्ट मेटल, नॉट मटेरियल्स। और ओसियम जो होता है ये डेंसिटी के हिसाब से होता है सबसे हैवीएस्ट, रिमेंबर दिस। आफ्टर यूरेनियम, अगर यूरेनियम ऑप्शंस में नहीं दिया गया तो यूरेनियम के जस्ट बगल में होता है प्लूटोनियम, वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। ये भी ना रहे तो थोरियम। तो ऑर्डर याद रख लो, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम हार्डेस्ट में, पहले यूरेनियम फिर प्लूटोनियम फिर थोरियम, ठीक है। और ओसियम डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। अगर ये ना रहे तो आफ्टर ओसियम इज इरिडियम और प्लेटिनम। ये प्लूटोनियम है, ये प्लेटिनम है, दोनों में अंतर है भाई, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल समझते हो, जिसको आप उसको पीट करके आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज। जस्ट बी अ सेकेंड, ओके। तो कहा जाता है ना कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ का, तो इज द मोस्ट वायर ड्रॉ कर सकते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, ठीक है। पर्ल्स, ठीक है, 80 जो आपको समुद्र में मिलते हैं उसमें 85% जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको ना एरागोनाइट भी बोलते हैं। और 10 से 14% अगर देखोगे तो ये आपका उसके अंदर जो भरा होता है ना, देखे होंगे पर्ल्स के अंदर जो भरा होता है ना प्रोटीन, वो होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्चिलोनिन, है ना, CONCHIOLIN, कॉन्चिलोलिन। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा भरा होता है। बाकी तो कैल्शियम कार्बोनेट भी सेल्स देखे होंगे ना आप। उसके बाद रूबीज या सफ़ायर्स देखोगे, ये बेसिकली इट फॉर्म्स अ कोरंडम। ये एल्यूमिनियम का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का Al2O3 का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है रूबीज या सफ़ायर। तो रूबीज के लिए कॉन्स्टेंट जो मेन एलिमेंट हैं जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ही बनता है। सफ़ायर्स भी एल्यूमिनियम से बनता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सोडियम कैप्ड अंडर केरोसिन ऑयल, यू नो दैट सोडियम पोटेशियम कैप्ड, ये सब के सब हाईली रिएक्टिव है, इसलिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वेरी रिएक्टिव, कैचेस फायर इन द एयर, है ना। आइवन ये सब इतना मेटल है, सोडियम पोटेशियम, और इसको ना आप चाकू से कट कर सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है, मेटल है, एक्सेप्शन है। स्ट्रीट लाइट मैंने बताया था, मरकरी का यूज़, मरकरी वेपर देखोगे तो वो वाइट लाइट देता है। सोडियम वाला देखे होंगे, सोडियम लैंप रोड साइड में यूज़ होता है, येलो कलर का लाइट देता है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक, है ना, एक तरह के। नॉट स्प्लिट थ्रू द अंडर वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर इस स्प्लिट नहीं होता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। द मेटल विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव
एंड द चांसेस मोर दैट कि दे आर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट। जैसे कौन कौन बहुत कम रिएक्टिव है और वो नेटिव स्टेट में है, मतलब उसके साथ नेटिव स्टेट का मतलब क्या है कि वो किसी के साथ ना कंबाइंड करके किसी फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम, एग्जांपल दे रहा हूँ यार, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, रिएक्टिव है थोड़े थोड़े, ठीक है। लेकिन एजी सिर्फ एजी के फॉर्म में मिलेंगे, वो किसी के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ना सल्फेट के फॉर्म में मिलेंगे, ना ऑक्साइड के फॉर्म में, ना कार्बोनेट के फॉर्म में, ना किसी का और के फॉर्म। एयू, प्लेटिनम, ये सब अपने फॉर्म में ही मिलेंगे, प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट्स। समझ आया राजा। फिर एलिमेनाइट है, ये टाइटेनियम का एक तरह का मिनरल्स है। एलिमेनाइट, रिमेंबर दिस, एलिमेनाइट इज द मिनरल ऑफ टाइटेनियम। और इंडिया के पूरे कोस्ट लाइन में ना बेसिकली ये पूरा डिपॉजिट आपको यहाँ पे मिलेगा। और इट इज़ ऑल्सो रूटाइल, वो रूटाइल भी एक तरह का नेचुरल अकरिंग मिनरल्स है जो टाइटेनियम का ही एक तरह का कंपोनेंट होता है। ये टाइटेनियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं रूटाइल, TiO2, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ओर है किसका, टाइटेनियम का। तो इल्मेनाइट और रूटाइल दोनों के दोनों मिनरल्स ओर हैं किसके, टाइटेनियम के। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके बच्चा। चलो उसके बाद है कि सॉफ्टेस्ट मिनरल क्या है भाई, ये तो पता है, ये सॉफ्ट स्टोन देखोगे, टॉक, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये सब है। मो स्केल पे ही हार्डनेस का वो, तो डायमंड का मो स्केल पे कितना होता है, 10 आउट ऑफ 10 होता है भाई। अब ये टॉक सब देखोगे, सॉफ्ट स्टोन्स वगैरह सब, मैग्नीशियम सिलिकेट देखोगे तो मो स्केल पे इसकी वैल्यू 1 होती है, डायमंड के 10 होते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन है ना, क्विक लाइम में फॉर्मूला आपको पता है, लाइम स्टोन को CaSO3 मार्बल, क्विक लाइम बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है स्लेक्ट लाइम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। जब यही चीज़ इसमें वाटर मिला दो तो यही बनती है स्लेक्ट लाइम, और इसी के साथ अगर CO2 रिएक्ट करवा दो तो यही बन जाती है आपकी मार्बल CaSO3 लाइम स्टोन, ठीक है। इसी से ये बनता है और इसी से ये बनता है, बस यहाँ पे आपको H2O के साथ रिएक्ट करवाना है, यहाँ पे आपको CO2 के साथ रिएक्ट करवाना है, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, कोई दिक्कत बच्चा, हाँ जी, नहीं ना। चलो सीमेंट देखोगे तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम का यूज़ होता है, लाइम मतलब ये क्विक लाइम स्लेक्ट लाइम, उसके बाद सिलिका का यूज़ होता है, फिर मार्बल्स का यूज़ होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सिलिका, ये जिप्सम है, याद रखना जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्राइट, दो वाटर के मॉलिक्यूल दो हैं, तो CaSO4 इन 2H2 को बोलते हैं जिप्सम। इसको 373 केल्विन पे हीट पे दोगे ना आप, तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O में टूटेगा, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लस वाटर कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 1.5, है ना, स्टेटाइट, ये चीज़ है। और ये स्टीम के फॉर्म में निकलेंगे, किसके फॉर्म में निकलेंगे, स्टीम के फॉर्म में निकलेंगे। और ये रिवर्सिबल है, मतलब इधर से ये और इधर से ये भी रिएक्शन हो सकता है। तो इसका यूज जिप्सम्स वगैरह सबका यूज मान के चलो आपका या किसी का, आपका तो बिल्कुल ना, बोन का भी ब्रेक हो गया, प्लास्टर करने में भी इसका यूज़ होता है, इवन खिलौने बनाने में यूज़ होता है, ये सब यूज होते ही रहता है ना। POP को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो जिप्सम बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस। फिर मोनाजाइट, ये पढ़ा चुका हूँ, है ना। थोरियम का ओर होता है, केरला वेस्टर्न घाट्स वगैरह से मौजूद होती हैं, है ना। लेंथेनियम या सीरियम, ये इसके लिए ओर होते हैं मोनाजाइट, है ना। और एक्सटेंसिव डिपॉजिट आपके साउथ इंडिया में, जस्ट भी कोई आया है, ठीक है। एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। हाँ जी, सो सॉरी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वी हैव मीका ना, मीका देखें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। मीका नॉन मेटल है भाई, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हीट का गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वगैरह सब में यूज होता है। ये आपका कोडरमा सब रीजन जो है ना झारखंड में, वहाँ बहुत बड़े मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है।
Ag is the best conductor of heat and also among the all non materials, ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है ना. एंड देन कॉपर, ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन कॉपर. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा. Ag जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और इसके बाद कौन है बताओ, कॉपर है. Ag जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद कौन है, कॉपर. ठीक है, रिमेंबर दिस. मरकरी, मरकरी समटाइम्स कॉल्ड क्विक लाइम. मरकरी को ना क्विक लाइम, क्विक सॉरी भगवान कहाँ ध्यान है मेरा, क्विक सिल्वर के नाम से भी जानता है. अब क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको. क्विक सिल्वर में सिल्वर, जिस तरह जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर में नहीं है सिल्वर, उसी तरह क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं है. वहाँ पे मरकरी, मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर. देखने में वैसे लगते हैं भाई, सिल्वर की तरह लगते हैं मरकरी. ठीक है, ये ओनली मेटल्स हैं जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. रिमेंबर दिस, ये सब पूछते हैं एग्जाम में. इट इज़ यूज्ड इन अ थर्मोमीटर डिवाइसेस, देखे होंगे आप, बिकॉज हाई सर्कुलेटिंग पावर है. क्या है, हाई सर्कुलेटिंग पावर. ठीक है, मतलब इसका मूवमेंट ना लीनियर मूवमेंट होता है. देखे होंगे आप, वो ऊपर के तरफ जाते हैं, लीनियर मूवमेंट होता है, अच्छे से मूव करता है ये. ठीक है, तो रीडिंग अच्छी देती है. ये चीज़ें हैं इसकी अच्छाई है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. चलो, उसके बाद लेड, ये हीट का पुअर कंडक्टर है लेड, Pb डज नॉट रिएक्ट विथ H2O एट ऑल. ये Pb कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इन द सेम केस कॉपर भी, Ag भी, Eu भी, प्लेटिनम, ये सभी जो है और साथ में Pb वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. रिमेंबर है. फिर जिंक हो गए, फिर आयरन हो गया और एल्यूमिनियम, ये भी, अब ये देखो, ये भी रिएक्ट नहीं करेंगे. इवन ये भी रिएक्ट नहीं करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के. बट ये सब के सब ना इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ, स्टीम के साथ. बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि स्टीम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल रिएक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि इसके मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से रिएक्शंस होते हैं. तो ये जो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ करेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, चलो. अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया ना सर्कुलेटिंग पावर क्यों, मरकरी का क्यों यूज किया जाता है थर्मो. क्योंकि देखो, एक तो पहले ये बात है, मैंने भी जस्ट पढ़ा है कि उसका मूवमेंट लीनियर होता है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है, और वो विजिबल भी होता है ना यार, है ना. और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो आपको लिक्विड ही मिलेगा. ऐसा नहीं कि वो स्टीम में बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना. बैलाडेला रेंज ऑफ माइंस है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है ना. बैलाडेला रेंज ऑफ माइंस, ये छत्तीसगढ़ में. यहाँ आपको हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलेगा, जिसको हाई ग्रेड हेमाटाइट है ना. हेमाटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन होते हैं. ठीक है, समझा है. मैंने बताया था वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन वही होंगे जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, बताया था ना. और बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल वो होंगे जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा. कोल का मतलब ही कार्बन होता है, कार्बन ज़्यादा रहेगा तो वही होता है. एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. हेमाटाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. ठीक है, और इनकी जो खोज है थोड़ा सा हेल्प मिला. पीएन बोस का रोल बहुत बड़ा है यहाँ. रोल ऑफ पीएन बोस, फर्स्ट टू डू जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ दिस रीजन. इस रीजन का जियोलॉजिकल मैपिंग किसने किया था, पीएन बोस साहब ने. इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे हेमाटाइट वगैरह सब है. मेटल फाउंड इन अ हाईएस्ट अमाउंट कौन है, एल्यूमिनियम. यही बताया था मैंने आपको कि पूरे के पूरे अर्थ क्रस्ट में पूरे मोस्ट एबंडेंट अगर कोई मेटल है तो वो एल्यूमिनियम है. 8% के आसपास है भाई. और कहोगे सर इसके बाद कौन है, तो देखिए एल्यूमिनियम के बाद आपको आयरन मिलेंगे, आयरन के बाद आपको कैल्शियम मिलेंगे, कैल्शियम के बाद आपको सोडियम मिलेंगे. ये ऑर्डर याद रख लीजिए आप, पहले एल्यूमिनियम, तब आयरन, तब कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में. ठीक है,
समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्या कहा बताइए? तो फिर आप कहोगे सर हमने तो सुना है कि ऑक्सीजन तो भाई 46%, 46.5% है, अभी आपने बताया थोड़ा देर पहले। तो भाई वो मेटल नहीं है ना, वो अगर आपको ओवरऑल एलिमेंट पूछे तब तो ऑक्सीजन होगा, वो 46% है भाई। लेकिन आपको पूछे अमोंग मेटल तब एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और वो मेनली किस फॉर्म में होते हैं? बॉक्साइट के फॉर्म में, मेनली फाउंड इन बॉक्साइट फॉर्म, 8% के आसपास लिखा भी होगा। प्रिंसिपल रॉ मटेरियल्स इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में भी यूज़ किया था बॉक्साइट, और इसी फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, ठीक है, रिमेंबर दिस। उसके बाद पेट्रोलियम की क्या होती है? क्रैकिंग। यू नो व्हाट इज़ क्रैकिंग? जिस तरह कॉपर को निकालने के लिए आपको स्मेल्टिंग करना पड़ेगा, एडिबल ऑयल बनाने के लिए आपको हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। रबड़ में आपका वल्कनाइजेशन होगा उसको और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उसी तरह पेट्रोलियम में ना क्रैकिंग होती है, मतलब पेट्रोलियम के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है हाइड्रोकार्बन, उसको सिंपल बनाने के लिए, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, जस्ट लाइक स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाने का मतलब क्या? उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करिए, उसको डीजल में कन्वर्ट कीजिए, उसको एलपीजी में कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो एक स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये जो जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये करते हो, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर ये एक चीज़ देख लेना यार, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था। लिथियम से ज़्यादा भारी होता है पोटेशियम। पोटेशियम ज़्यादा भारी है भाई, पोटेशियम ज़्यादा भारी है, क्योंकि इधर के साइड जब आप बढ़ोगे ना तो वो भारी। अभी आपको सिर्फ लिथियम कितने, हाइड्रोजन, हीलियम, अच्छा लिथियम इधर आएंगे, फिर पोटेशियम भी इसी के नीचे, हाँ तो नीचे आएंगे। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे ना तो वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी एटॉमिक मास बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे जाओगे तो भाई नंबर बढ़ेंगे ना यार, 11 पे हो जाएंगे, ये आपके 23 पे हैं, ये आपके 24, धीरे जैसे जाओगे तो नीचे जैसे ग्रुप में जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ती जाएंगी। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। पोटेशियम नीचे आती है ना, ठीक है, दिखाऊँ क्या? देखो ये आपका लिथियम है, ठीक है, और पोटेशियम दिखाऊँ आपको, ये रहा, वही मैंने कहा नीचे है। तो पोटेशियम 19 पे आता है ना। इसका मास देखोगे तो अब 40 है, लिथियम का मास देखोगे तो 6 से 7 है। तो मास इसकी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा भारी हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, डिलीट। चलो डेंसिटी के मामले में अगर आप देखोगे ना बच्चे, गोल्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, फिर मरकरी की, या फिर स्टील की डेंसिटी। गोल्ड की डेंसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, हैवीएस्ट है इन तीनों में से, है ना। उसके बाद मरकरी इज़ द हैवीएस्ट लिक्विड मेटल, है ना। और इवन आप अगर ध्यान से देखोगे ना मेटल में, लिक्विड मेटल मरकरी आपको ना रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलते हैं, मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, और ये आपको हैवीएस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड देन स्टील, ये याद रखना, GMS, ठीक है। चलो एलॉय बताया था, कोई एक मेटल या दूसरे नॉन मेटल को आपस में मिक्सर कर दो, है ना, तो मिक्सर कर बनवा दो तो वो एलॉय होते हैं, या एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, या एक मेटल दूसरा भी मेटल, तो इसको एलॉय बोलते हैं। तो एक है तो डूरालिनी, ठीक है, डूरालुमीन, है ना, ये एलॉय है किसका? एल्यूमिनियम का। किसका एलॉय है? एल्यूमिनियम का। ये आपको रिमेंबर रखनी है। तो इसमें क्या क्या बनता है? एल्यूमिनियम होंगे, कॉपर होंगे, मैग्नीशियम होंगे और मैंगनीज होंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये चार के मिक्सर से जो बना एलॉय उसको बोलते हैं डूरालुमीन, डूरालुमीन। और ये चूँकि बहुत हल्का होता है तो इसलिए एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, या कुक वेयर सब में यूज़ किया जाता है। गल्वनाइजेशन मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, ये काइंड ऑफ आपको रस्टिंग से बचाने का तरीका होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टील या आयरन के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं जिंक का। बेसिकली जिंक के अंदर डुबा देते, जिंक का लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर डुबा देते हैं आयरन या स्टील को।
तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ZnO का एक ऊपर लेयर चढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन उसका रुक जाता है टू प्रिवेंट द रस्टिंग, रिमेंबर दिस। तो गैल्वेनाइजेशन में याद रखना Zn का रोल होता है, Zn का लेयर चढ़ाया जाता है। उसके बाद टीन का भी कोटिंग होता है ऑन ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन, है ना। देखो कॉपर कंटामिनेशन तो हो सकता है ना, कॉपर के छोटे छोटे जो मेटल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हमारे पेट के अंदर जा सकते हैं, तो वो तो ख़तरनाक है ना। तो ऐसा जब हम उसका यूज़ करें कॉपर के बर्तन का, तो ऐसा हो ना, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, टीन की कोटिंग करते हैं, टीन का ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं ब्रास यूटेंसिल्स वगैरह सब में, ठीक है। एल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफ्टन एनोडाइज्ड मीनिंग डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ Al2O3, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम होंगे, मैग्नीशियम होंगे, ये सारे यहाँ पे ना सब जगह आपको ये इस सब में आपको एनोडाइज्ड मिलेंगे। ये जल्दी इसको आप जला नहीं सकते, ये जल्दी बर्न नहीं होंगे, जल्दी रिएक्ट, क्योंकि इसके ऊपर ना इसके ऑक्साइड का एक वो लेयर चढ़ जाता है। अब वो सबसे पहले उसको आपको लेयर को हटाना ही पड़ेंगे। तो एल्यूमिनियम का जो सरफेस है वो ऑफ्टन एनोडाइज हो जाता है, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको भी वो भी एनोडाइज हो जाता है, समझ रहे हो। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा भी होगा द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ ए मेटल मेड ड्यूरेबल एंड रस्ट रेसिस्टेंट, समझ रहे हो, गुड। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कैन फॉर्म अमलगम विद मरकरी एक्सेप्ट आयरन, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट आयरन है। देखो अमलगम क्या होता है कि वही एलॉय है टाइप का, जिसमें एक मेटल हमेशा एक जो होगा वो हमेशा का हमेशा मरकरी होगा, ठीक है। एक मरकरी होगा और दूसरा कुछ भी हो सकता है, वो अमलगम कहलाएगा। लेकिन अमलगम कभी भी आयरन के साथ नहीं बनेगा, याद रखना। एक और बताया था आपको, अमलगम कभी प्लेटिनम के साथ नहीं बनेगा, अमलगम कभी कोबाल्ट के साथ नहीं बनेगा, और अमलगम कभी निकेल के साथ नहीं बनेगा। समझ में आया? क्या उनको बताया अमलगम किसके किसके साथ नहीं बनेगा? आयरन के साथ, प्लेटिनम के साथ, कोबाल्ट के साथ और निकेल के साथ। इन चार के साथ कभी भी अमलगम आपस में नहीं बनते, और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हे प्रभु दीनानाथ, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रख लो यार, CaOCl(2), ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। जर्मन सिल्वर में मैंने बताया था सिल्वर कहीं नहीं होगा, नो सिल्वर, रिमेंबर दिस, एलिमिनेशन में मेथड में यूज़ होगा। इसको निकेल सिल्वर बोलते हैं क्योंकि 15% यहाँ पे निकेल होता है, 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकेल। तो जर्मन सिल्वर में 50-35-15 का रेशियो होता है कॉपर, जिंक और निकेल का, रिमेंबर दिस, ठीक है। 50% कॉपर होता है जर्मेनियम सिल्वर में। कैसे याद रखोगे यार? सिल्वर इज़ द मोस्ट, अभी बताया थोड़ा पहले, मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काइंड ऑफ। उसके बाद कौन है? कॉपर। तो कॉपर, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, फिर जिंक 35% एंड निकेल, क्योंकि इसको निकेल सिल्वर भी बोलते हैं, 15% निकेल भी, रिमेंबर दिस। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो। इसमें ना 5 हाइड्रेट होते हैं, मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बोलते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता होगा? Na2H2O3 और इंटू 5H2, यही होता होगा, है ना। आई थिंक एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हमको तो लगता है ये होगा Na2H2O3 इंटू 5H2, एक बार चेक कर लीजिएगा। सोडियम थायोसल्फेट है ना, इसमें 5 हाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, 5 H2O का। और इसका यूज़ देख लीजिए आप, बेसिकली फोटोग्राफी वगैरह सब में यूज़ होता है। अगर किसी ने साइनाइड का पॉइजनिंग हो गया है तो उनके लिए एंटीडोट में यूज़ होता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी हो जाता है ना, टू न्यूट्रलाइज द क्लोरीन अगर उसमें प्रेजेंट है तो, ज़्यादा हो गया तो। या अनरिएक्टेड सिल्वर हैलाइड्स होता है ना फोटोग्राफी में, भाई AgBr या AgCl, है ना, इसका यूज़ फोटोग्राफी में होता है। और अच्छे से वहाँ रिएक्शन नहीं हुआ है तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इसका हाइपो का यूज़ होता है। तो हाइपो तो है ही फोटोग्राफी में, ये याद रखना। तो एज अ फिक्सर यूज़ होता है फोटोग्राफी में, एज अ फिक्सर। फिक्सर मतलब क्या है? टू रिमूव द अनरिएक्टेड सिल्वर हैलाइड फ्रॉम द फोटो फिल्म्स, है ना। बहुत सारा इसका यूज़ है यार, उसमें कोई बात नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट भी जस्ट बताया। चलो बढ़ा दिया हूँ, ब्रास, ब्रॉन्ज,
एग्जैक्टली मैंने बताया था, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, वही 70% इधर याद रखो, बाकी 30% ये हो गया, ये 88% 12%। तो ब्रास ब्रॉन्ज में ऐसे याद रखो 70-30 और ये आपका 88-12 का रेशियो याद है, ठीक है। फोटोग्राफी में AgCl AgBr का यूज़ होता है, रिमेंबर दिस। H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेडिंग ऑफ द ब्रास। ब्रास का जो कलरिंग चेंज होता है ना, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस H2S, ठीक है। इसी से रिएक्शन लेके उसमें उसका पूरा का पूरा कलर चेंज होता है ना, रस्टिंग, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को पकड़िए आप, इट्स बिकम्स नॉन मैग्नेटिक जब ये निकेल इसमें मिला दिया जाता है। निकेल जब तक नहीं मिलाया है तो सब चीज़ ठीक है, निकेल जैसे ही आपने मिलाया इसमें वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है स्टेनलेस स्टील। और इसको और ज़्यादा टेम्परेचर रेसिस्टेंस बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिला दीजिए 10%। तो अब जैसे क्रोमियम मिला दिए तो वो अब उसमें कोरोजन भी जल्दी नहीं होगा, कोरोजन रेसिस्टेंट भी हो गया, टेम्परेचर रेसिस्टेंट भी हो गया। तो दिस इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे निकेल क्रोमियम सब प्रेजेंट होता है। और अगर और हार्डनेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा हार्डनेस लिए कार्बन मिलाए, क्योंकि किटनेशन प्रॉपर्टी उसके, तो एक्स्ट्रा कार्बन मिला दीजिए 0.5%, ज़्यादा नहीं, ये बहुत है, ठीक है। चलो, स्टील स्लैग जो वेस्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट हैं स्टील मेकिंग प्रोसेस का, तो इसका यूज़ आप रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइज़र बनाने में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने में यूज़ किया जा सकता है ना। और ये मैंने बताया था रस्ट लगने के कारण आयरन का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। चलो नेक्स्ट, नॉन मेटल को पढ़िए। एक कैरेट चीज़ होता है ना, जैसे 24 कैरेट 22 कैरेट का सोना होता है, उसमें एक कैरेट में कितना वेट होता है? 200 mg, मतलब 0.2 ग्राम होता है एक कैरेट का, मतलब, ठीक है। एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसको C60 बोलते हैं, देखे होंगे फुटबॉल की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें 20 हेक्सागोन होते हैं कार्बन के और 12 पेंटागोन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C16। ये भी एक बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये भी कार्बन के एक एलोट्रोप है, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन, अब वन ऑफ द टाइप इज बकमिंस्टर फ्लोरीन C60, ठीक है। ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट बच्चे, ठीक है, बोलो हाँ। तो इसमें टोटल 60 एटम्स होते हैं, अरेंज लाइक अ फुटबॉल कार्बन के, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका यूज़ बहुत जगह यार, मतलब ये बहुत ही मैं कहूँगा मार्वेलस वो चीज़ है। इसका नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ बहुत ज़्यादा है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ है, इवन इसको लुब्रिकेंट में भी यूज़ करते हैं, है ना। सुपर कंडक्टर में तो यूज़ करती हैं, कार्बन के बने हैं, तो ये सब चीज़ है, इसका याद रखना, ठीक है। चलो, और जब इसकी खोज हुई थी इसके लिए सर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, केमिस्ट्री में। एलोट्रॉप में बताया सेम एलिमेंट होंगे, कार्बन का कार्बन है लेकिन डिफरेंट केमिकल फार्मूला होंगे और डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, वही है ना। देखो, ग्रेफाइट हो गए, कार्बन हो गया, सॉरी डायमंड हो गया, या ये फ्लोरीन हो गया, तीनों कार्बन के ही हैं लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर अलग है भाई, केमिकल फार्मूला अलग है, समझ आ रहा है। तो कार्बन में जो ग्रेफाइट है ना वो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कार्बन के 3 एलोट्रोप, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड ये बना सकता है, क्योंकि मैंने बताया कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। एंड व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन के साथ बॉन्ड कितनों इन्फिनिटी तक बॉन्ड बना सकता है, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड। कार्बन एटम आर अरेंज टेट्राहेड्रली, मतलब डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तो टेट्राहेड्रली वो जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में ना एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो ट्राइगोनली हैं। बात समझ रहे हो? समझ आया मैंने क्या कहा? ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, थक गया यार, जस्ट बी अ सेकेंड। बोथ आर केमिकली सेम बट अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, बट वही है जो मैंने भी बताया थोड़ा देर पहले, केमिकली वो सेम ही है क्योंकि कार्बन के बने और सेम केमिकल रिएक्शन जाते हैं, कोई दिक्कत है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट। अब एक चीज़ है केवलर।
क्या है? केवलर। बताइए क्या है? केवलर। ये स्ट्रॉन्ग हीट रेसिस्टेंस सिंथेटिक फाइबर है। रिमेंबर दिस, केवलर एक तरह के फाइबर हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हीट रेसिस्टेंस भी है और मैन मेड है, सिंथेटिक है, और स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं केवलर। आप सोचो इसका यूज़ कहाँ होता होगा? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, हेलमेट बनाने में, वेस्ट बनाने में, टायर्स बेल्ट वगैरह सब में बनाने में यूज होता है। और अगर इसको आपको डिकम्पोज करना है तो भाई 450 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होता है, ये मेल्ट भी जल्दी नहीं होता। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? चलो नेक्स्ट, ये कौन सा पेज है यार? छठा पेज है ना, चौथा पेज है, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्रेफीन, पढ़ा होगा आपने, ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ग्रेफीन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सिंगल लेयर होता है, ठीक है, कोई 10 12 15 लेयर नहीं होते। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बनना किसके वजह से होता है? ग्रेफीन की वजह से बनता है। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट या फ्लोरीन या कार्बन नैनो ट्यूब। ग्रेफीन का यूज़ इन सब में है, इन्हीं की वजह से ये सब बन पा रहा है। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में लैटिस होते हैं, मतलब ऐसे, सॉरी ये तो ऐसे नहीं, ये तो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सेवीन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है कीड़े मकोड़ों को या मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सब के लिए। एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होता है, इसलिए क्रॉपिंग में यूज़ होता है, गार्डनिंग वगैरह सब में भी यूज़ किया जाता है सेवीन का। ये आपको याद रख लेना ये वर्ड, ठीक है। चलो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मास्टर गैस का यूज़ वर्ल्ड वार 1 में हुआ था, इसको सल्फ़र मस्टार्ड भी बोलते हैं, सल्फ़र प्रेजेंट होता है इसमें। और केमिकल वारफेयर एजेंट, ये बैंड भी है, ठीक है, अंडर कन्वेंशन ऑफ केमिकल वारफेयर, CWC। सेल क्या करता है? ये आपका जो सेल्स है, ये व्यक्ति के सेल्स को मार देता है, डेड कर देता है, डेथ हो जाती है, टिश्यू भी डैमेज करने का काम करता है। फिर मैंने टेफ्लॉन भी पढ़ाया था आपको, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए क्या होता है, हीट रेसिस्टेंस भी होते हैं। केमिकली ये इनर्ट होते हैं, इसलिए अगर इनर्ट नहीं होते तो इसका यूज़ खाना बनाने में नहीं किया जाता। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्राफ्लोराइड एथाइलिन। तो इसमें फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, ये चीज़ याद रखिएगा, टेफ्लॉन में फ्लोरीन है। तो पॉलीटेट्राफ्लोराइड इथाइलिन, टेफ्लॉन। फिर एक केराटिन है ना। केराटिन एक तरह का क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन है जो आपके हर जगह मौजूद है, आपके हेयर में, आपके नेल्स में, आपके स्किन्स में, हर जगह केराटिन प्रेजेंट है ना। और इसका रोल क्या होता है? आपका जो स्किन का जो आउटर लेयर है ना, उसको बनाने में केराटिन की हेल्प होती है। अब एक होता है पायरीन। 4 बेंजीन, बेंजीन समझते हैं, बताया था ना आपको फाउंडेशन में, ये होता है बेंजीन, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर ये 4 आप कंबाइन कर दिए, है ना, तो इसको ये 4 1 2 3 4, ये 4 जो है ना, 4 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग का नाम क्या है? पायरीन। रिमेंबर दिस, पायरीन किसको बोलते हैं? 4 बेंजीन के रिंग को अगर फ्यूज टुगेदर करवा दो, दैट इज कॉल्ड पायरीन। इसका यूज़ कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, फ्लोरेस्केंट वगैरह सब में यूज़ किया जाता है, प्रोबिंग करने में, ठीक है। और ये नेचर में ना कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर हो सकता है ना। और रिसर्च करने में यूज़ तो होता ही है, ये तो बड़ी बात। इस तरह के स्टेटमेंट कभी आए ना कि इसका यूज़ किया जाता है ये चीज़ को अनुसंधान करने में, रिसर्च करने में, ये करने में, वो करने में, हो सकता है भाई, कौन देखा है जाने के लिए, हो सकता है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव कोल। कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये बता दिया हूँ यार। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, जिसमें 85% से ज़्यादा आपका कार्बन कंटेंट होता है। फिर बिटुमिनस है जिसमें थोड़ा सा कम होता है। फिर लिग्नाइट है जिसमें 25 से 30। सबसे कम घटिया क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है वो पीट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ABLP, हाँ, अखिल भारतीय लीग परिषद। चलो, देयर इज कॉल्ड पिग आयरन और वॉट आयरन। पिग आयरन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, एक ऐसे कार्बन है जिसको पिग आयरन, इसलिए पिग नाम है। कार्बन अगर मान के चलो ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है ना यार, बात समझ रहे हो? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना,
कार्बन कंटेंट जितना आयरन में कम हो उतना बढ़िया है। पिग आयरन इसलिए बोलते हैं उसको, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें। और वॉट आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, लो कार्बन कंटेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ना, ये ग्लास एचिंग में इसका स्क्रैच करने में यूज़ होता है, या मेटल क्लीन करने में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब में यूज़ तो होता ही होगा अगर क्लीनिंग में आता है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ होता है, रिमेंबर दिस। हार्ड वाटर दैट इज़ कॉल्ड D2O, ड्यूटेरियम का यहाँ यूज़ होता है। तो हार्ड वाटर में क्या होता है ना कि आपको वही जो पढ़ाया था कि सल्फेट होगा प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम का, कोई मेटल का, या कैल्शियम का अगर सल्फेट प्रेजेंट है, MgSO4 या CSO4 प्रेजेंट है वाटर में, तो समझ लो वो हार्ड वाटर है। और ये परमानेंट हार्डनेस है ना, सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो। और ये जल्दी डिकम्पोज, बॉइलिंग वाइलिंग हीट करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये थर्मिट परमुटेड प्रोसेस से इसको किया जाता है, रिमेंबर दिस। ये सब मैंने आपको बताया था। जियोलाइट प्रोसेस से भी, जियोलाइट बोलो आप, जियोलाइट प्रोसेस या परमुटेड प्रोसेस इसका दूसरा ही नाम है, यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इस किसके वजह से होता है, यही कैल्शियम और कहाँ गया भाई साहब, मैग्नीशियम के आयंस के वजह से, सल्फेट की वजह से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसका बाद ड्राइस है, जिसको फ्रोजन मतलब सॉलिड CO2 सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। वाटर गैस बताया था आपको, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इस गैस को बोलते हैं वाटर गैस। मिथाइल अल्कोहल, इसी की वजह से तो मिथाइल अल्कोहल बनता है, CH3OH, ठीक है। ओके, ये लो बन गया ना। फिर बॉन्ड ऑर्डर मैं अच्छे से समझा दूंगा किसी दिन टाइम लेके, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हमको समझाने पड़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है। एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए बता दूंगा। इन केस वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं, इन केस कभी भूल जाऊँ तो आप याद दिलवा देना, ठीक है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हैवी वाटर जिसको D2O बोलते हैं, इसका यूज़ एज ए मॉडरेटर, कूलेंट, बोथ बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। चलो, ड्यूटेरियम बोलते हैं, डिस्कवर्ड बाय द SC यूरे, ये याद रखिएगा। ड्यूटेरियम का खोज यानी हैवी वाटर का खोज किसने किया था, SC यूरे ने। इसका वेट कितना, देखो H2O का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 गुना 2, ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 18। ड्यूटेरियम D2O है, इसका वेट होता है 2 गुना 2 प्लस 16, 4 प्लस 16 20 होता है इसका वेट। ड्यूटेरियम का वेट 20, डिस्कवर्ड बाय SC यूरे। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7, ये बता चुका हूँ। और रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रिमेंबर दिस। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी या हाई डायपोल मोमेंट, इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ड्यू टू इट्स हाई डायपोल मोमेंट या इसकी पोलैरिटी की वजह से। सी वाटर, ठीक है, इसको अगर आपको प्योर करना है तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू करना पड़ेगा या डीसेलिनेशन प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। मैंने आपको एलम के बारे में बताया था, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसका यूज़ मडी वाटर को क्लीन करने के लिए किया जाता है थ्रू द प्रोसेस नॉन एज कोगुलेशंस। बताया था, हाँ या ना, बताइए। हाइड्रोजनेशन भी वही समझाया था आपको, कोई वनस्पति ऑयल है या घी है, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बहुत कॉल आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकेल पाउडर। तो निकेल यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, तो इससे आपका क्या बनता है, वनस्पति घी। आप वो देखते होंगे ना, बहुत सारा है वो सब चीज़, ठीक है। न्यूट्रलाइट का बटर वगैरह सब होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे बटर्स होते हैं जो बहुत कम दाम में बहुत बड़े सस्ते देते हैं, तो वो ओरिजिनल है नहीं एक्चुअली, वो वनस्पति घी को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के बनाया जाता है, ठीक है। ड्यूटेरियम इनसोल्यूबल इन वाटर, जैसे कुछ डायटॉमिक। ड्यूटेरियम क्या होता है, मैंने बताया था, देखो एक होता है ट्राइटेनियम, वो रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम क्या है, इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं है क्योंकि हार्ड वाटर है। और डायटॉमिक होते हैं, वही ना, D2 है ना, इसलिए डायटॉमिक्स हैं, ठीक है। सोप जो है वो सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट होते हैं। स्टेरिक एसिड से ही बनाया जाता है सोप को, रिमेंबर दिस, स्टेरिक एसिड से। तो सोप का एक जनरल फार्मूला होता है C17H35COOH, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड। इसी का सोडियम सॉल्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली H हटा करके Na जाता है, ठीक है। चलो,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे H2O को वाटर बोलते हैं, D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। फिर H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको डिस्कवर किसने किया था, लुइस जैक थेनार्ड ने, लुइस जैक थेनार्ड, ठीक है ना। ये ज़्यादा विसियस होते हैं, थिक ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये H2O2 का यूज़ एज ए नेचुरल एंटीसेप्टिक या जर्मिसाइड के तरह भी यूज़ किया जाता है। ये जर्म्स को मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स के यूज़ की तरह किया जाता है। सिल्क, ब्लीचिंग सिल्क, वूल, हेयर, आइवरी, ये सब क्लीन विलीन करने के लिए, ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है। इवन मिल्क के प्रिजर्वेशन या वाइन के प्रिजर्वेशंस के लिए भी H2O2 जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चा, वही नोबेल गैस मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिएक्शन, ये इसका ऑक्टेट अपना पूरा होता है, ये रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते नहीं है। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ा चार्ज में लगा लूँ। लो जी, चलो, तो वही हीलियम, नियॉन है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। एक जादू दिखाऊं, अब तो मेरे हाथ में एक जादू है, ये देखो, ये वाला ग्रुप नोबेल गैस के हैं सारे के सारे। मिटा दूं फिर से, तब देखना, देखो लिखा भी है ना नोबेल गैस। तो 18th वाला जो ग्रुप है ना, 18th वाला जो ग्रुप है ये नोबेल गैसेस हैं। 17 वाला जो वो हैलोजन है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब के सब क्या है बताइए, हेलो, क्या है, हैलोजन वाले ग्रुप है। और ये क्या है, एल्काली मेटल, एल्काली अर्थ मेटल, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, याद रखना। अब इसको डिलीट कर दूं, लो कर दिया। लेकिन एक ऐसा नोबेल गैस है जिसको बोलते हैं रेडॉन। भाई ये ना रेडियो एक्टिव है नेचर में, याद रखना। ऐसा कौन सा नोबेल गैस है जो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, दैट इज कॉल्ड रेडॉन। जितने भी नोबेल गैस हैं इसके कोई सुगंध नहीं होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, लो रिएक्टिविटी होती है, रिमेंबर दिस। रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द डाइवर्स, देखो क्या है ना कि पानी के अंदर नाइट्रोजन बहुत प्रेजेंट होता है, यू नो दैट ना, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा है, पानी में भी है। तो जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री वो होते हैं, समुद्र में जो तैरते हैं, अंदर जाते हैं वगैरह सब, वो ना H2 और हीलियम का जो मिक्सर है ना, ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो, ऑक्सीजन का, और उसके साथ साथ हीलियम भी होता है, तो इसको बोलते हैं हेलियोक्स। इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, हेलियोक्स। ये दोनों लेके जाते हैं। तो अब कहोगे सर ऑक्सीजन का तो समझ में आता है क्योंकि उसको सांस लेना, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन सर हीलियम क्यों लेके जा रहा है? देखो इसका इसलिए क्योंकि बहुत सारा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना समुद्र में, डीप सी डाइविंग में। तो इस नाइट्रोजन ना आ जाए, नाइट्रोजन अगर ब्लड के साथ रिएक्ट करे तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, आदमी की डेथ हो सकती है ना। तो नाइट्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हीलियम वो साथ में लेके जाते हैं, बिकॉज एट द ग्रेटर डेप्थ हाई प्रेशर कॉजेज नाइट्रोजन टू डिजोल्व इन द ब्लड एंड टिश्यू। इसके वजह से क्या हो सकता है, नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है, इसीलिए हीलियम का यूज करता है। ठीक है बच्चा, SF6 है ना, SF6 का ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। अमोनिया NH3 है, क्योंकि अमोनिया आपस में एक पोलर मॉलिक्यूल है, बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल, ये इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाता है। बेसिकली ये आपको पता है, मैंने बता दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, हाइड्रोजन एटम के वजह से। लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं N2O, इसको अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वो हंसते रहेगा, उसकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्थिति ठीक नहीं रह पाती है, उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं वो, उनको पता नहीं लगता वो क्या कर रहे हैं, है ना। कलरलेस होता है, मेटालिक ऑर्डर हैं, ऑर्डर होते हैं इसमें, मेटालिक मेटल की तरह लगेंगे आपको। एनेस्थेटिक गैस की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है N2O को। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्ट्रेंजर गैस। जेनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। क्यों स्ट्रेंजर? क्योंकि भाई ये रेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेंगे नहीं जल्दी, अनरिएक्टिव होते हैं, है ना। इसका वॉल्यूम बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस जेनॉन। ठीक है,
एंड नाउ वी हैव अ परमानेंट गैस इन एटमॉस्फेयर बड़ी। देखो परमानेंट गैस बहुत सारे हैं यार, वैसे 3 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% है, और नाइट्रोजन का आल्सो यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के टायर्स को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, ताकि फायर, क्योंकि ऑक्सीजन भरना स्टार्ट करने हो सकता है कि आग लग जाए, इसलिए नाइट्रोजन भरेंगे, आग नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो परमानेंट गैस कौन होते हैं, अगर मैं पूछूं आपको परमानेंट गैस कौन है, तो परमानेंट गैस वैसे गैस होते हैं जिसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय प्रेशर देके रूम टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट गैस। और चूंकि आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसकी क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता ही नहीं, दे डोंट हैव एनी क्रिटिकल टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर। तो इसलिए उसको कंडेंस करना, उसको लिक्विफाई करना, लिक्विड में बदलना ऐसे गैसेस को संभव नहीं है रूम टेम्परेचर पे। समझे, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में मैंने बहुत पढ़ाया है। इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कि किसी भी गैस को आप लिक्विफाई कर पाओ सिर्फ प्रेशर के हेल्प से, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर ऑल्सो, इफ़ अगर रूम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो गैस परमानेंट है, अब वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकता। समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। तो H2 है या O2 है, N2 है, हीलियम है, नियॉन है, ये सब के सब परमानेंट गैस हैं। समझ में आया? हाइड्रोजन, H2, ऑक्सीजन, है ना, फिर ये नाइट्रोजन, हीलियम, फिर नियॉन, ये सब के सब क्या है, परमानेंट गैसेस। चलो अच्छा, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन होता है परमानेंट गैसेस में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% के आसपास, फिर ऑक्सीजन 21% के आसपास, फिर आर्गन आता है, ये याद रखिएगा, फिर नियॉन आता है, देन हीलियम आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलो, कार्निवोरस या इंसेक्टिवेरियस प्लांट, है ना, प्लांट भी कार्निवोरस होते हैं भाई, है ना, वो देखे होंगे ना बहुत सारे पीचर प्लांट्स वगैरह सब। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, है ना, टू ऑब्टेन द वाइटल नाइट्रोजन्स। क्योंकि देखो ऐसे प्लांट जो है ना वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे प्लांट्स हमेशा ऐसे जगह उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अब चूंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है, नाइट्रोजन तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है भाई, तो नाइट्रोजन तो उसको चाहिए, इसलिए उसके पास भगवान ने उसको फीचर दिया कि तुम ना इंसेक्ट को ट्रैप करके खाओ, वहीं से नाइट्रोजन प्राप्त करो। ठीक है, समझ लो। तो इसलिए इंसेक्ट को इसलिए डाइजेस्ट करते हैं, ट्रैप करता है, ताकि उसको नाइट्रोजन मिल पाए, उसकी मजबूरी है ना। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लांट्स के, जैसे नेपेंथीज है, और डायोनी है या ड्रोसेरा है, और अभी मैंने आपको पीचर प्लांट बताया वो भी है, समझ रहे हो। चलो, हीलियम गैस आपके बलून में भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता भाई, आग वाग लगने का चांस होता है। लाइटर तो ज़्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन भाई वो रिएक्टिव बहुत है ना, इसलिए हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हीलियम ज़्यादा भी भारी नहीं है, लाइटर देन एयर एंड डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सर विद द एयर, है ना। टीयर गैस का थोड़ा सा देख लो यार, है ना, थोड़ा सा आंसू के जो गैस छोड़े जाते हैं ना पुलिस या आर्मी के द्वारा, वो थोड़ा एक केमिकल वेपन है। इससे क्या होगा, तुम्हारे आपके आँखों में या किसी की आँखों में या रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, पेन हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है ना। ये इसको बोलते हैं अल्फ़ा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा क्लोरो एसिटोफिनोन, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको एक्रोलीन। इन शॉर्ट इसको क्लोरीन गैस भी बोलते हैं, Cl2 गैस भी बोलते हैं, Cl2 गैस, टीयर गैस। ठीक है, डेड फिश जब मान के चलो किसी पानी में जहर वहर डाल देता है, तो मछली वैसे भी मरती है ना, तो उसका जो स्मेल होता है ना, फॉल स्मेलिस होता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब सड़ा हुआ, रॉटन स्मेल ऑफ डेड फिश इज मेनली ड्यू टू द विच कंपाउंड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एमिनो कंपाउंड, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रिसाइजली बोलूँ तो ट्राई मिथाइल एमीन, इतना याद नहीं रखना, दैट इज एमिनो कंपाउंड की वजह से। हाइड्रोजन मैंने बता दिया था 17वें ग्रुप है,
जिसमें फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट स्मॉलेस्ट है और स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि वो जल्दी खींचते हैं। फिर फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एक है एस्टाटाइन, इसको AT बोलते हैं एस्टाटाइन को, AS नहीं, क्योंकि वो आर्सेनिक हो जाता है एस्टाटाइन। फिर कुछ कलर वलर देख लो यार, थोड़ा कलर वलर में फ्लोरीन का कलर होता है येलो, पेल येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, है ना, आयोडीन का कलर होता है वायलेट अगर वो गैस के फॉर्म में है, और सॉलिड के फॉर्म में आपको पता है ब्लैक होते हैं। तो सर आयोडीन तो हमने नमक वाइट देखे हैं भाई, उनको साफ सुथरा किया जाता है, वो है एक्चुअली ब्लैक। फिर AT जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टाटाइन, ये रेडियो एक्टिव होता है और ये रेयर होता है, रिमेंबर दिस, बताया था ना। नोबेल गैस में जेनॉन था, है ना, रेडॉन था जो रेडियो एक्टिव है, और ये जो हैलोजन है उसमें आपका AT है एस्टाटाइन, ये रेडियो एक्टिव है और रेयर भी होता है, इसका कलर डार्क ग्रे या ब्लैक होता है। ब्रोमीन का यूज़ जो ना लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यू नो दैट, इसका एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक का। फिर सेलेनियम होता है, नॉन मेटल है बट फोटो कंडक्टिव है। फोटो कंडक्टिव क्या है भाई, कि ये ना लाइट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। फोटो कंडक्टिव का मतलब यही होता है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये याद रखना है आपको, प्रॉपर्टी होती है जो लाइट के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर पाए। नॉन मेटल है बट फोटो कंडक्टिव, इसलिए इसका यूज़ फोटो सेल्स वगैरह सब में यूज़ किया जाता है, और ये टॉक्सिक होता है अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो, बस इतना याद रखिए। फ्लोरेस्केंट लैम्प ट्यूब देखोगे तो इट इज़ फिल्ड विथ अ गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मर्करी वेपर, है ना, ये बताया था यार, इसमें मरकरी भरा पड़ा होता है, या समटाइम्स ये जेनॉन या नियॉन या क्रिप्टन वगैरह से भी भरा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एसिड वेसिड हैं आपको पता है, ये देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ग्रेप्स, बनाना, टर्मरिन एंड सिट्रस, ये सब में एक ही टाइप के एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। ग्रेप्स, सिट्रस दोनों खट्टे ही होते हैं यार, बनाना और टर्मरिन, ये सब में एक ही टाइप के गैस एसिड होते हैं जिसको टार्टेरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद टोमेटो, स्पैनक एंड ब्रोकली, इन तीनों में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और आर्हेनियस वाला थ्योरम देखोगे, लॉ देखोगे तो H+ आयन रिलीज करता है तो वो एसिड है, OH आयन रिलीज करता है तो बेस है, ये बता चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट देखोगे तो एसिड कौन होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस कौन होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, बता चुका हूँ ये सब। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड ऐसे बेसेस होते हैं जो आपका पेट वेट दर्द कर रहा है तो ज़्यादा एसिडिटी बन गया, एसिड का रिफ्लक्स होने की वजह से पेट दर्द कर रहा है, तो एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस डालना पड़ेगा, तो वही एंटासिड है। उसका ये मोस्ट कॉमन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज़ द मोस्ट कॉमन एंटासिड, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ यही है, ALOH3 होगा, ALOH3 ये भी एक तरह का एंटासिड है, बेस है। MgCO3 ये भी एक बेस है, CaCO3 ये भी एक बेस है, समझ, ये सब के सब एंटासिड है। तो इसका यूज़ क्या किया था, टू रिड्यूस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोबेल गैस, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, है ना, इसको डिजोल्व करने की ताकत किस में है, एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया इज द मिक्सचर ऑफ दो थिंग, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 1 पार्ट HNO3 होगा, तो रेशियो इसका 3:1 में होगा, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। इसी को बोलते हैं रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया। ये भाई डायमंड वायमंड किसी चीज़ को भी ये डिजोल्व कर सकता है भाई, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। हाँ, pH स्केल मैंने बहुत अच्छे समझाया था, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मान के चलो pH का रेंज तो 0 से 14 तक बताया था, कंसंट्रेशन पता लगता है उसे से। pH अगर चेंज हुआ है 3 से 6, मान के चलो कि अभी 3 है pH, वो चेंज हो गया 6 में, तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना 0 से 14, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो बेस बढ़ता है, क्योंकि 7 के बाद बेस होता है,
तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से एसिड का प्रेजेंट लगता है। तो जब 3 से 6 जाएंगे ना, तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। तो कितनों से घटेगी? तो 3 से 6 जाने में यहाँ पे आपने मिस क्या किया, 4 और 5 किया ना मिस आपने। तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, 3 ऑर्डर मिस की, यानी 10 पावर 3 से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगा, यानी 1000 टाइम से घटेगा। लेकिन मैं कहूँ किसी का मान के चलो pH 5 था, अब उसकी pH 1 हो गई, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो पहली बात तो बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एसिड हो गया है। कितनों से बढ़ेगा? तो देखो 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कितना गया? 1 2 3 4, ये 10 पावर 4 टाइम से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? चलो, इतना रहने दें, इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी कितना बचा हमारे पास? एक ये हो गया, फिर एक ये एक पेज ये हो गया, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज है हमारे पास, ठीक है। 6 पेज है, 6 पेज करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने कितने पेज किए ज़रा देख लें, कहाँ तक हमने किए हैं आज? हाँ, यहाँ तक किया, आधा इधर का कर लिए ना, ठीक है, आधा इधर की जोड़ के रखते हैं। 1 2 3 4, अच्छा 4 4.5 किया ना हमने, तो 4.5 हमने आज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके 6.5 करवा देंगे, लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, 6.5 करवा के कंप्लीट करवा देंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।